अगले दिन सुबह सोहनलाल होश में आता है। वो देखता है कि अविनाश और उसका दोस्त रवि उसके पास बैठे हैं। सोहनलाल कंफ्यूजन में दोनों को देखता है। इससे पहले सोहनलाल कुछ पूछे, अविनाश मोबाइल में वीडियो प्ले करता है जिसमें सोहनलाल और सोहनलाल के साथ दो और लोग अविनाश के कमरे के बाहर खड़े हैं। एक आदमी खिड़की से झांकता है, दूसरा आदमी जोर से दरवाजा खटखटाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, फिर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और भाग जाते हैं। अविनाश वीडियो बंद करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लग रहा था? दरवाजा खटखटाओगे, खिड़की से झांकोगे, अटपटी आवाजें निकालोगे तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा या हम थाना छोड़कर भाग जाएंगे? ऐसे बहुत भूत भगा चुके हैं हम। रवि हंसते हुए कहता है, अबे तुमको पता नहीं है, हम खुद भूत हुआ करते थे। दोनों जोर से हंसते हैं। अविनाश सोहनलाल को धमकाते हुए कहता है, चलो अब फटाफट बता दो कि ये सब क्यों और किसके कहने पर कर रहे थे। सोहनलाल, मैं नहीं बता सकता अविनाश। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो ये वीडियो सीधा ऊपर जाएगी और आपको सरकारी काम में बाधा और पिछले प्रभारी साहब के कत्ल के जुर्म में होगी फांसी। सोहनलाल डर जाता है और डरते हुए बताता है, शंभू नाहर। उसने भूतपुर को अपने इलीगल कामों का अड्डा बना लिया है, जिसकी दो वजहें हैं। एक तो यहाँ पुलिस का चक्कर नहीं है और दूसरा यहाँ की ज़मीन पर ड्रग्स की खेती होती है। सालों से शंभू नाहर ने यहाँ से लाखों कमाए हैं, जिसके कुछ छींटे वो हम पर भी बरसाता रहता है, जिस वजह से हमें ये सब ड्रामा करना पड़ता है। और अब वो लाखों नहीं करोड़ों कमाने की तैयारी कर रहा है। अविनाश, कैसे? सोहनलाल, वो बाबा के दिए हुए वरदान को बेचने की तैयारी कर रहा है। अविनाश, मतलब? सोहनलाल, मतलब शंभू गांव की लड़कियों को अंग्रेज़ों को बेचने की तैयारी कर रहा है। यहाँ जैसी खूबसूरत महिलाएं पूरे विश्व में नहीं हैं। उसका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ की एक एक लड़की एक एक करोड़ में बिकेगी। रवि हंसते हुए कहता है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे शंभू का, इलाज कराओ उसका। बाजार में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। अंग्रेज लड़कियां तो कुछ हजारों में मिल जाती हैं और तुम्हारी एक गांव की गंवार लड़कियां एक एक करोड़ में बिकेंगी। इतने में रेखा एंटर करती है और पूछती है, काका बाबा को देखा क्या? सोहनलाल, नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आया। रेखा ये सुनकर चली जाती है। रवि रेखा को देखकर चकित रह जाता है। रवि, यार अविनाश, चाचा सही कह रहा है, लड़कियां तो वाकई में यहाँ की हो रही हैं। सोहनलाल, अब तो बढ़ती उम्र और बीमार पिता की जिम्मेदारी ने रेखा का रूप काफी कम कर दिया है, वरना रेखा इससे 10 गुना ज्यादा खूबसूरत लगती थी। रवि, क्या बात कर रहे हो चाचा? कट टू उसी शाम शंभू के घर। सोहनलाल अविनाश और रवि को लेकर शंभू के घर आया है। शंभू नाहर, देखो इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार करवाकर या मेरा धंधा बंद करवाकर आपको तो कोई फायदा होगा नहीं। अविनाश, मुझे नहीं होगा पर गांव वालों को तो होगा, गांव की भोली भाली लड़कियों को तो होगा। शंभू नाहर, लड़कियों को भी क्या ही फायदा होगा, यहाँ रहकर अपनी जवानी और अपना बेतहाशा हुस्न ऐसे ही बर्बाद कर देंगी। मैं उनको बाहर भेजना चाहता हूँ। वो बाहर जाएंगी, विदेश घूमेंगी, दुनिया देखेंगी, दुनिया को भगवान का दिया हुआ हुस्न का अनमोल तोहफा दिखाएंगी तो कितनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी उनकी। उनका भी भला होगा और जिनको ऐसी पला की खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी उनका भी भला होगा। मैं तो व्यापारी और समाज सेवी दोनों हूँ, इसलिए हमेशा समाज का भला ही सोचता हूँ। और इंस्पेक्टर तो हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए आपके फायदे की भी एक स्कीम है मेरे पास। अविनाश, क्या? शंभू नाहर, इस गांव की एक एक लड़की की एक एक करोड़ में डील हुई है। मैंने 10 लड़कियां तैयार की हैं, यानी एक झटके में 10 करोड़ की कमाई। इसमें आपका हिस्सा होगा 10%। मतलब एक ही बार में आपकी जेब में पूरे 1 करोड़ रुपए। नोटों की एक गड्डी अविनाश की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लीजिए पेशगी और बताइए कैसी लगी योजना। अविनाश, शायद तुम जानते नहीं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारे भूतपुर जैसे ना जाने कितने गांव मेरे अंडर में होंगे। सोहनलाल की तरफ देखते हुए कहता है, इसलिए कुत्तों को फेंकने वाली हड्डियां दिखाकर मुझे खरीदने की कोशिश मत करो। शंभू पीछे खड़े अपने आदमियों को हल्के से इशारा करता है
आदमी गन निकाल कर तैयार रहते हैं। अविनाश आगे कहता है, मुझे अगर खरीदना है तो बोली बड़ी लगाओ शंभू जी। ये सुनकर शंभू आदमी को गन वापस रखने का इशारा करता है। आदमी गन वापस रख लेते हैं। शंभू नाहर, आप ही बता दीजिए कितनी बड़ी बोली लगाऊं आपकी ईमानदारी की। अविनाश, गांव के लोगों की यही दिक्कत है, छोटे लोग छोटी सोच, बड़ा सोचने का प्रयास भी करेंगे फिर भी सोचेंगे छोटा ही। शंभू नाहर, एक लड़की को 1 करोड़ में बेच रहा हूं, इससे ज्यादा बड़ा और क्या सोचूं। अविनाश, गांव में केवल 10 लड़कियां हैं। सोहनलाल, पूरे गांव में तो कम से कम 500 लड़कियां तो होंगी। अविनाश, फिर देखो शंभू जी, अपना तो सिंपल सा फंडा है, बेईमानी करना है तो इतनी करो कि आपकी 7 पुश्तें ईमानदारी से जिंदगी गुजार सकें। शंभू नाहर, वाह इंस्पेक्टर साहब, आपके विचार तो बड़े ऊंचे हैं, हमको बड़े पसंद आए, लेकिन पहली बार में ही 500 लड़कियों को एक साथ नहीं बेच सकते ना, पहली बार तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अविनाश, हाँ तो मैं कब कह रहा हूं कि सबको एक बार में बेच दो, मैं तो कह रहा हूं केवल 100 लड़कियां बेचो, 100 करोड़ पकड़ो, 50 तुम्हारे 50 मेरे। शंभू नाहर, क्या बात कर रहे हो साहब, आप 50 ले लोगे तो मेरे पास क्या ही बचेगा। इस सौदे के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से विदेशी पार्टी ढूंढी, सब जुगाड़ तुगाड़ लगाकर ये डील फाइनल की। अब आप आकर सीधा 50% ले लोगे तो ये तो मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, घना नुकसान हो जाएगा हमको। अविनाश, 50% की डील में सारा फायदा आपको ही है, आपके मुकाबले मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। शंभू नाहर, वो कैसे। अविनाश, देखो 50 करोड़ से नीचे मैं मानूंगा नहीं, और मैं नहीं मानूंगा मतलब तुम्हारे सारे काले चट्टे खुल जाएंगे कि कैसे तुम इतने सालों से ड्रग्स बेचकर देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हो, और इतने थाना प्रभारी मारे तुमने डरा डरा कर, तुमको तो कई बार फांसी होगी। तो मैं अगर इस डील में आ रहा हूं तो तुमको जीवनदान मिल रहा है, और तुम्हारे जीवन की कीमत के लिए 50 करोड़ बहुत कम है। शंभू नाहर, ठीक है, आप बहुत आगे बढ़ोगे इंस्पेक्टर साहब। अविनाश मुस्कुराता है। कट्टू 10 दिन बाद। अविनाश, रवि और सोहनलाल बैठकर शराब पी रहे हैं। अविनाश, सोहनलाल एक बात बताओ। सोहनलाल, पूछिए साहब। अविनाश, ये लड़कियों का पार्सल कब हो रहा है। सोहनलाल, कल होना है। अविनाश, रेखा को भी भेजना है क्या पार्सल में। सोहनलाल, जी। ये सुनकर अविनाश खड़ा होता है। सोहनलाल, कहाँ जा रहे हैं। अविनाश, रेखा के घर। सोहनलाल, पर वहां क्यों जा रहे हैं। अविनाश, रेखा पर पहला अधिकार हमारा है, उसके विदेश जाने से पहले एक बार हम उसके साथ, कहकर जोर से हंसता है। सोहनलाल, पर साहब आप भूल गए क्या, वो रूपा की सगी बहन है, रूपा की आत्मा गांव में भटकती रहती है, कहीं उसको खबर लगी तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। अविनाश, अबे तुम और तुम्हारी भूतिया कहानी है, अगर सच में ऐसी कोई भूत चुड़ैल होता तो तुम इतने साल से दरवाजा खटखटा खटखटा के उनकी प्रजाति को बदनाम कर रहे हो, तो तुमको तो कब का मार देते वो लोग। सोहनलाल, हमारा काम तो समझाना था, बाकी जो आपको ठीक लगे। अविनाश, तुम्हारे समझाने में आ गया होता तो आज 50 करोड़ का मालिक नहीं होता। कट्टू, रात का समय है, रेखा घर में घुसती है। अविनाश सामने कुर्सी पर बैठा है। अविनाश को देखकर रेखा हैरान होते हुए पूछती है, अरे साहब आप यहाँ कैसे। अविनाश, तुम्हें बचाने आया हूँ। रेखा, हमें बचाने मतलब। अविनाश, गांव की लड़कियों को विदेश बेचा जा रहा है, उन लड़कियों में तुम्हारा नाम भी है, पर मैं तुमको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहीं रखना चाहता हूँ। ये कहते हुए अविनाश रेखा की ओर बढ़ता है। रेखा घबराते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब। अविनाश, तुम सही कह रही हो, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बातों का नहीं एक्शन का वक्त है। अविनाश रेखा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। रेखा दूर होते हुए कहती है, क्या आप इस गांव की कहानी नहीं जानते, क्या आप हमारी बहन रूपा की कहानी के बारे में नहीं जानते। अविनाश, मैं सब जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं चुपचाप मेरा साथ दो,
वरना अगर किसी को पता लग गया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो तुम्हें भी तुम्हारी बहन रूपा की तरह जिंदा जला दिया जाएगा। रेखा ये सुनकर डर जाती है और डरते हुए कहती है, ठीक है, हम तैयार हैं, पर हमें 5 मिनट का समय दीजिए, हम टॉयलेट जाना चाहते हैं। अविनाश, हाँ हाँ, हो आओ, आराम से हो आओ, तब तक हम यहीं इंतज़ार करते हैं। रेखा टॉयलेट में जाकर दरवाज़ा बंद करती ही है कि घर के मेन दरवाजे से एक बहुत खूबसूरत लड़की जीन्स टी शर्ट में घर में एंटर करती है। जैसे ही वो अविनाश के थोड़ा करीब आती है, अविनाश उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, रेखा ही है। अविनाश घबराते हुए कहता है, तुम यहाँ से कैसे आ सकती हो? तुम तो अभी टॉयलेट में गई थी ना? रेखा कंफ्यूज होते हुए कहती है, मैं कब गई टॉयलेट में? अविनाश, गवार औरत, तू मुझे होशियारी दिखाने की कोशिश कर रही है? तुझे लग रहा है तेरा ये करतब देख के मैं डर जाऊंगा? रेखा, ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? आई एम नॉट अ गवार, आई एम एम इन इंग्लिश एंड बिसाइड्स इट आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो डोंट यू डेयर कॉलिंग मी अ गवार। ये सुनकर अविनाश को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। अविनाश हैरान होते हुए पूछता है, पर तुम हो कौन? रेखा, मैं रेखा हूं, घनश्याम दास की बेटी। अविनाश डरते हुए कहता है, पर अगर तुम रेखा हो तो टॉयलेट में कौन है? अविनाश धीरे धीरे टॉयलेट की ओर बढ़ता है। अविनाश टॉयलेट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा अंदर से बंद होने की वजह से नहीं खुलता है। अविनाश डरते हुए आवाज़ लगाता है, रेखा, रेखा। जीन्स टी शर्ट में पीछे खड़ी रेखा बोलती है, हाँ बोलो। अविनाश, अरे मैं तुम्हें नहीं, अंदर गई रेखा को आवाज़ दे रहा हूँ। रेखा, अंदर कौन रेखा है? अविनाश, घनश्याम दास की बेटी रेखा। रेखा, तुम पागल तो नहीं हो? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि घनश्याम दास की बेटी रेखा मैं हूं। अविनाश गुस्से में आते हुए कहता है, अभी रुको, मैं अभी तुम लोगों का खेल खत्म करता हूं। अविनाश जोर से लात मारकर टॉयलेट का दरवाजा तोड़ देता है। अविनाश धीरे से अंदर जाता है और देखता है टॉयलेट में तो कोई नहीं है। अविनाश डरते हुए रेखा से पूछता है, कहाँ गई वो? रेखा, कौन कहाँ गई? अविनाश, रेखा। रेखा, क्या घंचक्कर आदमी हो, बताया तो मैं हूं रेखा। अविनाश बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं पागल हो जाऊंगा। रेखा, रुको, मैं तुम्हें सब शुरुआत से बताती हूँ। आज से तकरीबन 17 साल पहले गांव वालों ने मेरी बहन रूपा को मेरे इसी घर में जिंदा जला दिया। गांव वाले उसे आग के हवाले करके चले गए। मैं और मेरे बाबा ने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, पर वो नहीं बुझी। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन रूपा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मैं गुस्से में उस कमीने थाना प्रभारी से बदला लेने शहर पहुंच गई। जब मुश्किल से ढूंढ ढांड कर उसके घर पहुंची तो पता चला कि उसी रात रहस्यमयी तरीके से उस थानेदार की डेथ हो गई। मैं शहर में एक घर में काम करने लगी, जिन्होंने मुझे खूब पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं सरकारी नौकर हूँ। मेरी पोस्टिंग बराबर के गांव में आई है। मैं वहीं जा रही थी तो सोचा कि अपना घर देखती चलो। अविनाश की घबराहट और डर से पसीने निकलने लगते हैं। अविनाश डरते हुए कांपते हुए बोलता है, झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पहले तुम्हें कितनी बार देखा है थाने में, जब तुम अपने बाबा को ढूंढने थाने आती थी। रेखा हैरान होते हुए कहती है, पापा को ढूंढने? तुम सच में पागल हो गए हो क्या? मेरे बाबा तो उसी दिन दुनिया छोड़कर चले गए थे जब मेरी बहन को जिंदा जलाया गया था। वो उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार्ट अटैक आने से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अविनाश डरते हुए कहता है, पर पिछले 17 सालों से रेखा और घनश्याम इसी गांव में इसी घर में रह रहे हैं। रेखा इरिटेट होते हुए कहती है, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। ये कहकर रेखा घर से बाहर चली जाती है। अविनाश उसे रोकने की कोशिश करता है, अविनाश सुनो तो, पर रेखा उसकी बात सुने बिना ही घर से बाहर चली जाती है। जैसे ही रेखा बाहर जाती है, झटके से टॉयलेट का दरवाज़ा जो अविनाश ने तोड़ा था वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। अविनाश बाहर भागने की कोशिश करता है, पर मेन दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अविनाश डरते डरते टॉयलेट की तरफ देखता रहता है। धीरे धीरे टॉयलेट का दरवाज़ा चर्र की आवाज़ करते हुए खुलता है। अविनाश देखता है कि टॉयलेट में से रेखा निकल कर आती है। रेखा वही गांव वाले कपड़े पहनी है जो पहनकर वो अंदर गई थी। वो बाहर आकर कहती है, आइए साहब, मैं तैयार हूँ,
आपकी बात मानने के लिए। आइए, मेरे करीब आइए तो मुझे अपनी बाहों में भर लीजिए। ये कहकर रेखा आगे बढ़ती है। जैसे ही रेखा आगे बढ़ती है, हवा का झोंका आता है और रेखा का लहंगा थोड़ा सा उड़ता है, जिससे अविनाश की नज़र रेखा के उल्टे पैरों पर पड़ती है। रेखा के उल्टे पैर देखकर अविनाश का पैंट में ही पेशाब निकल जाता है। अविनाश थर थर कांपने लगता है। अविनाश गेट की तरफ भागता है और पूरी ताकत लगाकर गेट खोलने की कोशिश करता है। रेखा, जो कि असल में रूपा है, दूर खड़े खड़े जोर जोर से हंसती रहती है। अविनाश का पूरा ध्यान गेट खोलने पर है। लाओ, मैं खोल दूं। रेखा का पिता घनश्याम कहता है। घनश्याम को देखकर अविनाश की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अविनाश गेट छोड़कर जीने पर चढ़कर छत की ओर भागता है। छत चढ़ने से पहले कई सारे जीने हैं और हर जीने के मोड़ पर अविनाश को घनश्याम और रूपा खड़े दिखते हैं। अविनाश 4 मंजिल छत के ऊपर पहुंच जाता है। रूपा और घनश्याम धीरे धीरे अविनाश की ओर बढ़ते रहते हैं। अविनाश पीछे हटता रहता है और हटते हटते अविनाश छत से गिर जाता है और धाड़ से आवाज आती है। अविनाश जमीन पर चित पड़ा है। उसकी दोनों आंखें मरने के बाद भी हैरानी में खुली हैं। धीरे धीरे जमीन पर खून फैलने लगता है। रेखा और घनश्याम छत के ऊपर से अविनाश को मरा हुआ देखकर खुश होकर मुस्कुराते हैं। कट टू अगले दिन सुबह एक आदमी चाय की दुकान पर बहुत ध्यान से अखबार पढ़ रहा है। दूसरा आदमी चाय का घूंट मारते हुए कहता है, इतनी देर से क्या पढ़ रहा है इतने ध्यान से? गांव वाला, अभी तक केवल प्रभारियों की मृत्यु होती थी, पर कल कुछ अलग हुआ है। दूसरा गांव वाला, का अलग हुआ? गांव वाला, कल प्रभारी अविनाश के साथ साथ हवलदार सोहनलाल और व्यापारी शंभू नहार की भी मौत हो गई। गांव वाला चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, भगवान बचाए इन भूतन के चक्कर से। कट टू शुक्ला और इंस्पेक्टर सिंह चाय की दुकान पर बैठे हैं। दोनों काफी उदास दिख रहे हैं। शुक्ला चाय का कप उठाकर एक घूंट मारते हुए कहता है, कितना समझाया था, पर ना आप माने ना वो। इसी चाय की दुकान पर आखिरी बार बात हुई थी मेरी। बड़ा खुश था कि सिंह साहब ने उसकी पढ़ाई के बारे में सोचते हुए उसको भूतपूर्व पोस्टिंग दिला दी। बेचारे को पता नहीं था कि सिंह साहब ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया है। इंस्पेक्टर सिंह, देखो शुक्ला, अविनाश की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है, पर मुझे अब भी लगता है कि अविनाश की मौत केवल एक एक्सीडेंट है। उसका छत से पांव फिसला और गिर गया, दैट्स इट। मुझे अब भी भूतों की कहानी में विश्वास नहीं है। शुक्ला, इतनी मौतों के बाद आपको अब भी कहानियां झूठी लगती हैं? इंस्पेक्टर सिंह, झूठी ही हैं, क्योंकि सारी मौतें उनके डर की वजह से हुई हैं। किसी भी बॉडी पर कभी भी किसी तरह की कोई चोट वगैरह देखने को नहीं मिली है। बस सब लोग इन झूठी कहानियों से डर जाते हैं और इस कदर डरते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वही उनकी मौत का कारण बनता है। और देखो, अविनाश नहीं डरता था तो उसको हार्ट अटैक नहीं आया। शुक्ला जी, पर मर तो वो भी गया ही ना। इंस्पेक्टर सिंह, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। शुक्ला, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप अविनाश साहब की मौत के बाद भी ऐसी बातें कर कैसे सकते हो? इंस्पेक्टर सिंह, लॉजिक से। शुक्ला, मतलब? इंस्पेक्टर सिंह, एक बहुत फेमस कहानी है। एक बार एक अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई और उसको बताया गया कि 2 दिन बाद उसको एक जहरीले कोबरा सांप से कटवाकर मार दिया जाएगा। 2 दिन बाद अपनी मौत को सामने देखकर वो बहुत घबराया हुआ था। सांप से कटवाने से पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। पट्टी बांधने के बाद उसके हाथ पर एक मामूली सी पिन चुभोई गई। उस पिन के चुभोने से उस अपराधी की मौत हो गई। शुक्ला, कमाल है, एक पिन के चुभोने से आदमी की मौत हो गई। इंस्पेक्टर सिंह, कमाल ये नहीं कि उसकी मौत हो गई, कमाल तो ये था कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी बॉडी में उतना ही जहर फैला था जितना एक कोबरा के काटने से फैलता है। शुक्ला, ये तो वाकई कमाल है सर। इंस्पेक्टर सिंह, सारा खेल सोच का है शुक्ला। अगर आपका अपनी सोच पर काबू है तो बड़े से बड़े भूत और चुड़ैल भी आपका कुछ नहीं कर सकते, वरना आपकी मौत के लिए पिन का चुभना ही काफ़ी है। शुक्ला, सही कह रहे हैं सर आप। आपकी कहानी सुनने के बाद तो मेरा भी हौसला बढ़ा है। आप एक काम क्यों नहीं करते,
आप क्यों नहीं ले लेते वहाँ ट्रांसफ़र? इंस्पेक्टर सिंह, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये विचार नहीं आया? मैं कई बार कमिश्नर साहब को वहाँ मेरा ट्रांसफ़र करने के लिए बोल चुका हूँ। इनफैक्ट अविनाश की जगह भी मैं उनको मुझे भेजने को ही बोल रहा था, पर उन्हें लगता है कि मेरी इस थाने में ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्ला हैरान होते हुए कहता है, आपने खुद ट्रांसफ़र मांगा वहाँ? आप तो सच में बहुत ही समझदार और बहुत बहादुर इंसान हैं। मैं अपने बेटे को लेकर आऊँगा आपके पास, उसको भी ऐसी प्रेरणा देने वाली कहानियाँ सुनाकर उसको भी अपनी तरह समझदार और बहादुर बना देना आप। इंस्पेक्टर सिंह मुस्कुराते हैं। कट टू उसी दिन दोपहर के वक्त थाने में शुक्ला काफ़ी उत्सुकता के साथ इंस्पेक्टर सिंह के केबिन में घुसता है। इंस्पेक्टर सिंह, क्या हुआ शुक्ला, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? शुक्ला, घबराया नहीं हूँ सर, बल्कि उत्सुक हूँ। इंस्पेक्टर सिंह, ऐसा क्या हुआ है? शुक्ला इंस्पेक्टर सिंह को लिफाफा देते हुए कहता है, ट्रांसफ़र आया है आपका भूतपूर्व। इंस्पेक्टर सिंह लिफाफा लेकर पढ़ता है। शुक्ला, जब आपने मुझे कहा कि आपने अपना नाम भी दिया था ट्रांसफ़र के लिए, तो मेरे मन में संदेह था, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। पर आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर ने मेरा शक दूर करके आपको सच्चा साबित कर दिया। अब सर आप वहाँ जाकर सबके दिल से झूठी भूतों की कहानियों का डर निकाल देना। कमिश्नर साहब को भी समझ आ गया कि आपके अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने आखिर आपकी बात मान ही ली। इंस्पेक्टर सिंह लिफाफे को पढ़कर फेंकते हुए कहता है, बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है, एक एक करके सारे होनहार ऑफिसर्स को उस गांव की भेंट चढ़ाना चाहता है। शुक्ला हैरान होते हुए कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? और कमिश्नर साहब सीनियर हैं आपके, उनको पता लगा कि आपने उनके बारे में ऐसा बोला तो दिक्कत हो सकती है आपको। इंस्पेक्टर सिंह, काहे का सीनियर? जब नौकरी नहीं करूंगा तो कैसा जूनियर और कैसा सीनियर? शुक्ला, मतलब? इंस्पेक्टर सिंह जेब से रेजिग्नेशन लेटर निकालते हुए कहता है, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। शुक्ला कंफ्यूजन में पूछता है, रेजिग्नेशन लेटर? आपको पता था क्या कि आपका ट्रांसफ़र आने वाला है? इंस्पेक्टर सिंह, पता होता तो शांति से थोड़े बैठता। शुक्ला, फिर ये रेजिग्नेशन लेटर क्यों लेकर आए थे? इंस्पेक्टर, ये तो मैं पिछले 20 साल से लेकर आ रहा हूँ। सोचा बैठा था जिस दिन ट्रांसफ़र आया रिजाइन देकर सीधा अपने गांव निकल जाऊंगा। शुक्ला, गांव जाकर क्या करोगे? इंस्पेक्टर सिंह शुक्ला की कही हुई बात को दोहराते हुए कहता है, चोरी, डकैती, भीख, जिंदा रहूंगा तो कुछ भी कर लूंगा। ये कहकर इंस्पेक्टर रेजिग्नेशन रखकर निकल जाता है। शुक्ला, गजब हरामी आदमी है यार, ये साला अविनाश के बाद मुझे सेट कर रहा था क्या कहानी सुनाकर भूतपूर्व भेजने के लिए, और हम अपने बेटे को इससे मिलाने वाले थे। शुक्ला चिल्लाते हुए कहता है, साले दिख मत जाइयो मेरे बेटे के पास। दी एंड। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी व्यूअर्स काफ़ी कम हैं, इसलिए आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट काफ़ी मायने रखता है। यकीन मानिए, आपका एक अच्छा कमेंट एक बूस्टर की तरह काम करता है, जो और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए दोस्तों, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।